Hello everyone. In this video, we are going to discuss Test 18 of Plus 2 CBSE of RN classes. Now this test contains two papers, paper 1 and paper 2. तो पेपर 1 की डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, which contains 20 सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस और जिसके लिए टाइम लिमिट था 45 मिनट्स। तो आपको इस वीडियो में सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बीच में आते हैं कुछ पॉइंट्स, हम कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर रहे हैं एंड हम कितने स्टेप्स लिख रहे हैं टू सॉल्व सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस। So starting with the very first question, that is sin inverse of cos of 2 cosecant inverse 2 is equals to। अब अगर आप ध्यान दो, ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। cosecant inverse 2 is basically pi by 6, 2 into pi by 6 is pi by 3, cos of pi by 3 is 1 by 2, and sin inverse of 1 by 2 is again pi by 6, which is option A. Now the next question is, कहता the equation of normal line to this curve at the point where it meets the x-axis। तो मान लेते हैं कि ये कर्व x-axis को इंटरसेक्ट करता है at this point। अगर ये पॉइंट x-axis पे भी लाई कर रहा है तो इट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो x कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन द कर्व, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y 0 रखा तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इस पार्ट से आ गया x इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट ऑन द कर्व मिला 7,0। पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे हमें लिखनी है नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल क्या होती है? लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ये है टेंजेंट, इसके परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल। अब नॉर्मल भी है तो एक लाइन, और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टू क्वांटिटीज, पॉइंट ऑन द लाइन एंड स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस लाइन पे पॉइंट मेरे को नजर आ रहा है तो मेरे को चाहिए सिर्फ इस लाइन की स्लोप। अब नॉर्मल की स्लोप कैसे फाइंड करें? हमें पता है नॉर्मल होती क्या है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर, एंड वी कैन इजीली फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। कैसे? यूजिंग डेरिवेटिव, बिकॉज dy by dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिफरेंशिएट दिस कर्व। कर्व की इक्वेशन है y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। इसको मैं फर्स्ट क्वांटिटी ट्रीट कर रहा हूं, इसको सेकंड। प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 5 एंड प्रोडक्ट रूल सेज दैट प्लस। नाउ सेकंड क्वांटिटी एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव dy by dx एंड ऑफ कोर्स माइनस x का डेरिवेटिव -1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड dy by dx। तो dy by dx टर्न्स आउट टू बी, ये क्वांटिटी की साइड चेंज करी, -y इंटू 2x माइनस 5, इसकी भी साइड चेंज करी, और ये दोनों फैक्टर्स यहां आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। Now dy by dx at this point will give slope of tangent। तो y को 0 रखा तो ये पार्ट 0, x को 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 by 20। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 by 20। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, विच टर्न्स आउट टू बी -20। स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता है, we can easily write equation of normal line, and finally answer turns out to be option C।
बट दिस इज प्रॉपर वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अगर हम चाहते इसको और जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते थे, कैसे? नाउ लिसन, सबसे पहला स्टेप, हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब ये पॉइंट नॉर्मल पे लाई कर रहा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। 7,0 आप इस इक्वेशन में पुट करो, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ऑप्शन ए रिजेक्ट। 7,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आंसर हो सकता है। 7,0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। 7,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये रिजेक्ट। तो इट मींस आंसर होगा या बी या सी में से कोई एक। फिर हमने फाइंड करी नॉर्मल की स्लोप, और यहां से हम इजीली जज कर सकते हैं इसकी स्लोप 20 है, और इस इक्वेशन से स्लोप जब आप निकालोगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो इसकी स्लोप आ जाएगी -20। तो बी रिजेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कहता इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखने के लिए हमें ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। फॉर दैट, टू अननोन्स, वी नीड टू कंडीशंस, एंड वो दो कंडीशंस कहां से लाएं? देखो क्लियरली गिवन है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने क्यों लिखी? बिकॉज 2 के लेफ्ट पे 2 के राइट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही थी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब जब x 2 से छोटा है। तो तीनों में से कौन सी डेफिनेशन लगाएं? 2 से छोटा, फर्स्ट डेफिनेशन, इसकी लिमिट क्लियरली नजर आ रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट ऑफ दिस इज सेम एज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। x को 2 रखा तो वी विल गेट 4a plus b equals to right hand limit of the function when x is approaching to 2 from right side, मतलब x 2 से जस्ट बड़ा, 2 से बड़ा, ये 2 से छोटा, 2 के इक्वल, 2 से बड़ा, तो यहां अप्लाई करेंगे थर्ड डेफिनेशन। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन अगेन नजर आ रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट इज सेम एज वैल्यू, x को 2 रखा, वी विल गेट 2a minus 2b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 10। तो हमारे पास अब जनरेट हो गई दो कंडीशंस इन टू अननोन्स। तो जैसे ही फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट करा, वी विल गेट 4a plus b equals to 10। सेकेंड एंड लास्ट को इक्वेट करा तो वी विल गेट 2a minus 2b equals to 10। अब जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a as 3 एंड b as -2। तो जैसे ही a एंड b की वैल्यूज यहां प्लेस करेंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 8, विच इज ऑप्शन डी। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, कहता है द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आर गिवन इज। अब देखो कॉन्सेप्ट माइंड में आता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अगर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एग्जिस्ट करती हैं तो डेफिनेटली कहां पे एग्जिस्ट करेंगी? एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो कुल मिला के मेरे को कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फाइंड करने हैं। फॉर दैट हमें इनइक्वालिटीज प्लॉट करनी पड़ेंगी ग्राफिकली। तो सबसे पहली वाली इनइक्वालिटी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसीडर करी, x minus 2y equals to 2। तो इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। फॉर दैट वी चेंज दिस इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 2 से डिवाइड करा, वी विल गेट x by 2 minus y by 1 is equals to 1। तो क्लियरली नजर आ रहा है x इंटरसेप्ट इज 2 and y intercept is -1।
x intercept to, this is the point 2, 0, and y intercept is -1. So this is the point 0, -1. So line will pass through these 2 points, but ध्यान से इक्वालिटी है तो लाइन बनेगी डार्क. तो ये बन गई जी हमारे पास लाइन whose equation is x minus 2y is equals to 2. बट एक्चुअल में हमें लाइन नहीं, हमें रीजन स्केच करना है corresponding to this inequality. अब बहुत सिंपल सा स्टेप है. We will consider a nice point which is not lying on this line, and that nice point is 0, 0. और चेक करा x0, y0, 0 less than equals to 2, which is true. तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी के कोरिस्पॉन्डिंग जो रीजन आएगा दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन. अब सेकेंड इनइक्वालिटी, अगेन इसके कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसीडर करेंगे. 3x plus 2y equals to 12. इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12, तो वी विल गेट x by 4 plus y by 6 is equals to 1. तो यहां x इंटरसेप्ट आया 4, so this point is 4, 0, and y intercept is 6. 1, 2, 3, 4, 5, and so this is 6. So 0, 6. So line will pass through these 2 points. Again equality है तो line will be dark. This is a line whose equation is 3x plus 2y equals to 12. Again इसके corresponding region. So nice point not lying on this line, that is 0, 0. x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करा, तो 0 less than equal to 12, which is true. So again region आया towards the origin. Now the next one is 3 minus 3x plus 2y equals to 3. Again intercept फॉर्म के लिए 3 से डिवाइड करा, तो we will get x upon -1 plus y by 3 by 2 is equals to 1. So x intercept आया -1, -1, 0, and y intercept is 3 by 2, which is 1.5. So this is 0, 3 by 2. तो इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करेगी. अगेन लाइन विल बिकम this one, whose equation is minus 3x plus 2y equals to 3. Again for the region, nice point not lying on this line, again 0, 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 less than equal to 3, which is true. तो again region आया towards the origin. And of course x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 means जो फिजिबल रीजन होगा वो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा. नाउ सर्चिंग फॉर द फिजिबल रीजन. अब देखो एक लाइन हमने पिक करी, इसके नीचे की तरफ रहना है. नाउ द बाउंड्री लाइन इज दिस y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है. अगेन x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो इसके ऊपर अगेन पॉइंट आया, लाइन चेंज हो गई, बाउंड्री चेंज हुई, इस लाइन के अपर पार्ट पे रहना है. फिर अगेन बाउंड्री चेंज हुई, इस लाइन के हमें इस तरफ रहना है. तो दिस वन इज फाइनली द फिजिबल रीजन. अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, वन इज 0, 0, एक तो आया 0, 0, नेक्स्ट इज 2, 0, इसके बाद आया ये पॉइंट. अब ये पॉइंट क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन. And we know how to find the point of intersection by solving the two equations simultaneously. जैसे ही मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को simultaneously solve करूंगा, we will get this point as 7 by 2, 3 by 4. 7 by 2, 3 by 4. And इसके बाद next corner point मिला हमें ये, which is basically point of intersection of this line and this line, और ये हम निकाल सकते हैं by solving these two equations simultaneously. जैसे ही simultaneously solve करेंगे, we will get the coordinates of this point as 3 by 2, 15 by 4. तो एक और corner point मिला 3 by 2, 15 by 4, and of course इसके बाद next corner point मिला 0, 3 by 2.
ऑल दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। अब जैसे ही हम इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्लियरली नजर आ जाएगा मिनिमम वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 19 और हमें फाइंड करना है सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 19 विच इज ऑप्शन इज कहता है y इक्वल्स टू log ऑफ cos e raised to power x then dy by dx is equals to we have to find the derivative और क्लियरली नजर आ रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए we have to apply the chain rule. So differentiate both sides with respect to x, we will get dy by dx which is equals to log of u, इस क्वांटिटी को u एज्यूम करते हुए log u का डेरिवेटिव इज 1 by u एंड यूजिंग चेन रूल फिर आ जाएगा u का डेरिवेटिव, तो u की जगह डाला cos e raised to power x, यूजिंग चेन रूल इस u का डेरिवेटिव अगेन cos ऑफ e raised to power x, तो इसको v मानते हुए cos v का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन v एंड अगेन यूजिंग चेन रूल इस v का डेरिवेटिव विच इज e raised to power x। और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज माइनस tan e raised to power x into e raised to power x and which matches with the option A. Now the next question is कहता है if matrix A is given then determinant of adjoint A is equals to। अब देखो determinant of adjoint A find करने के लिए one of the method is हम adjoint A find कर लें, जो मैट्रिक्स आएगा फिर उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, we will get the answer. But adjoint of this matrix A find करने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, that is quite lengthy method. तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint A हम और कैसे फाइंड करें? We know very important theorem that is matrix A into adjoint A is always equals to determinant of A into identity matrix. इसका यूज करके भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वी नीड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, so taking determinant on both sides we will get determinant of A into adjoint A equals to determinant of A into identity matrix. इसका बेनिफिट we can write this as determinant of A into determinant of adjoint A, जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो इन्वॉल्व हो गई यहां पे which is equals to। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है वी मल्टीप्लाई ऑल द एंट्रीज बाय दिस कांस्टेंट, बट वी ऑल्सो नो दैट अगर मेरे को कोई भी कांस्टेंट डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेना है तो वो एट ए टाइम एक ही रो में से कॉमन आएगा या एट ए टाइम एक ही कॉलम में से कॉमन आएगा। और अब हमें पता है अगर मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा 3 क्रॉस 3। तो इट मींस ये जो कांस्टेंट है ये इस डिटर्मिनेंट में से कॉमन कैसे आएगा? फ्रॉम द रो 1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फ्रॉम रो 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फ्रॉम रो 3 फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन, 3 बार कॉमन आया तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब और बच गया साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट 1। तो अब हम इस कंडीशन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें इवेल्युएट करना आता है, रो 1 2 जीरोस हैं ऑलरेडी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे ही हम रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे 4 5 एंड 6 दिस टर्न्स आउट टू बी 8 और जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 8
वी नीड इट्स स्क्वायर विच इज 64. तो ऑप्शन देखिए 2 की पावर में 64 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 6. तो आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, कहता है इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस कंडीशन देन द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर माइनस 1 इज. तो अगर k की वैल्यू मिल जाए, ऑफ कोर्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी मिल जाएगी. k की वैल्यू कैसे फाइंड करें? वी नो मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. तो सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ए स्क्वायर दैट इज मैट्रिक्स ए 1 2 2, सेकेंड रो में 2 1 2, थर्ड रो में 2 2 1 इनटू मैट्रिक्स ए. एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप सबको आती है. जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो you will get the answer as a matrix of order 3 cross 3 whose entries are 9 8 8, 8 9 8 and 8 8 9. A स्क्वायर मिल गया. इस कंडीशन में मैट्रिक्स A एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लेस जैसे ही करेंगे, A स्क्वायर इज 9 8 8, 8 9 8 and 8 8 9. A स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू मैट्रिक्स A. मतलब मैट्रिक्स की हर एंट्री से k मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो वी विल गेट k 2k twice of k, twice of k, k and twice of k. Here also we will get twice of k, twice of k and k. Plus 5 times the identity matrix. Of course identity matrix का ऑर्डर भी 3 cross 3 होगा. तो 5 times identity matrix that is 5 0 0 0 5 0 and 0 0 5. फाइनली जैसे ही इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, अगेन वी विल गेट अ मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड, मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. बोथ आर इक्वल. तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का यूज करते हुए corresponding entries जैसे ही कंपेयर करेंगे, we will get the value of k as 4. And once the value of k is 4, जैसे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे 4 square 16 minus 1 that is 15, which is option D. Now the next one is, कहता relation R in which ordered pairs are given defined on set A is reflexive and symmetric but not transitive, symmetric and transitive but not reflexive, reflexive only, equivalence relation. So it means हमें चेक करना पड़ेगा given relation जो है reflexive, symmetric, transitive है या नहीं. तो सबसे पहले reflexive चेक करना बहुत ही आसान है, because this relation is defined on this set. For reflexive we have to check whether the ordered pairs of the type x comma x are present or not for every x belongs to set A. तो सेट A में A पड़ा हुआ है, तो चेक करेंगे A comma A प्रेजेंट है. फिर सेट A में B प्रेजेंट है, तो चेक करेंगे B comma B वो भी प्रेजेंट है. C के कॉरेस्पॉन्डिंग C comma C वो भी प्रेजेंट है. तो इट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है. रिफ्लेक्सिव है तो इट मीन्स ऑप्शन ए कैन बी द आंसर. सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिजेक्ट हो गई. दिस सी कैन बी द आंसर. इक्विवेलेंस कैन बी द आंसर. अब आगे चेक करते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं. अब सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना है? इफ x comma y ordered pair is present in the relation, then y comma x must be there in the relation. x comma y के कॉरेस्पॉन्डिंग y comma x हमें चेक करना है. a comma a के कॉरेस्पॉन्डिंग a comma a प्रेजेंट है. a comma b के कॉरेस्पॉन्डिंग b comma a, b comma a, b comma a is not there in the relation. तो a comma b तो रिलेशन में है, बट b comma a does not belongs to R. That's why this relation is not a symmetric relation. इसका मतलब ऑप्शन ए सिमेट्रिक दी हुई है, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट. नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक ही नहीं है
तो ये डेफिनेटली इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन डी भी रिजेक्ट, तो बची ऑप्शन सी, दैट मस्ट बी। नाउ द 9th क्वेश्चन इज, कहता है इफ f of x is given is strictly decreasing in interval a comma b where a is greater than 0, then the value of this expression is। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए we need to find the values of a and b। अब a and b कैसे मिलेंगे, ध्यान से, इंटरवल से कंपेयर करके, और ये कौन सा इंटरवल है, इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज। तो इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज फाइंड करना हो या इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज फाइंड करना हो, सबसे पहला स्टेप होता है फंक्शन की डोमेन। फंक्शन जो हमें गिवन है दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड इस फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल्स। अब इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज स्ट्रिक्ट डिक्रीज फाइंड करने के लिए वी नीड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से आते हैं, जहां डेरिवेटिव या तो हो जाए 0 या फिर डेरिवेटिव हो जाए नॉट डिफाइंड। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f डैश x दैट टर्न्स आउट टू बी, इधर से आ जाएगा 4x3, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो x3, माइनस इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 6x2, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा प्लस 11x, and here the derivative is minus 6, constant का डेरिवेटिव 0। और क्रिटिकल पॉइंट जहां डेरिवेटिव हो जाए 0, बेटर रहता है हम डेरिवेटिव अगर फैक्टर्स बना लें। तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर्स इसके बन जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें पता है जहां डेरिवेटिव हो जाए 0 या डेरिवेटिव हो जाए नॉट डिफाइंड। अगेन डेरिवेटिव अगर आप ध्यान दो इज अ पॉलिनोमियल, तो ये नॉट डिफाइंड तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जहां डेरिवेटिव 0 हो जाए। अगर मैं इस क्वांटिटी को 0 के बराबर रखूंगा तो आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एज 1, 2, 3। प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री इज 0, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड 0 और थर्ड 0। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नाउ मार्क ऑल दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर लाइन 1, 2 एंड 3। तो इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन के 4 इंटरवल्स बना दिए। अब इनमें से कौन सा इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज है या कौन सा स्ट्रिक्ट डिक्रीज है, फॉर दैट हर इंटरवल में हम डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। कैसे? सबसे पहले इस इंटरवल की बात करता हूं, 3 to इंफिनिटी। इस इंटरवल में अगर डेरिवेटिव का साइन चेक करना है तो वी विल कंसीडर एनी रियल नंबर फ्रॉम दिस इंटरवल। से मैं 4 पिक कर लेता हूं, x को 4 यहां पुट करा, ये भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी भी पॉजिटिव, मतलब f डैश x पॉजिटिव, मींस दिस इज इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज। एंड बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस यहां चेक करना है तो कोई भी एक रियल नंबर इस इंटरवल में से उठाया 2.5 और यहां सब्स्टिट्यूट करा, 2.5 माइनस 1 फैक्टर इज पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 अगेन पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव फैक्टर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल प्रोडक्ट आया नेगेटिव। तो इसका मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव। तो दिस इंटरवल इज एन इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज। बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस नेक्स्ट इंटरवल में चेक करोगे, डेरिवेटिव का साइन आ जाता है पॉजिटिव, तो दिस इज एन इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज, और ये आ जाएगा इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज। पर ध्यान से इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज पूछा है, ये बनेगा माइनस इंफिनिटी टू 1, बट हमें a एंड b दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर चाहिए। माइनस इंफिनिटी से इस एक्सप्रेशन से आंसर मैच नहीं करने वाला, तो वी विल कंसीडर दिस इंटरवल एज एन इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज, दैट इज 2, 3। कंपेयर करा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, पुट करेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 2 14 और यहाँ b की वैल्यू 3, तो फाइनली आंसर आया 11, विच इज ऑप्शन बी। Now passing on to the next question, that is the point of local maximum of this curve is। तो point of local maximum या point of local minimum अगर फाइंड करना हो
तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से आते हैं? जहां डेरिवेटिव हो जाए जीरो या डेरिवेटिव हो जाए नॉट डिफाइंड। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 6x² का डेरिवेटिव 12x, 9x का डेरिवेटिव 9 एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्लियरली नजर आ रहा है डेरिवेटिव इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नॉट डिफाइंड का तो केस अराइज ही नहीं होता बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? जहां डेरिवेटिव हो जाए जीरो। तो बेटर रहेगा अगर हम इसके बना दें फैक्टर्स। 3 कॉमन निकालने के बाद फैक्टर्स बन जाएंगे x-1 इंटू x-3। अब जैसे ही मैं डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखूंगा आई विल गेट टू क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियरली नजर आ रहा है फ्रॉम हियर वी विल गेट x इक्वल्स टू 1, फ्रॉम हियर वी विल गेट x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम अगर मिलेगा या 1 या फिर 3, तो इसका मतलब 0 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन रिजेक्ट, एंड -2 हो ही नहीं सकता, ऑप्शन रिजेक्ट। अब फर्दर चेकिंग कैसे करूं? Either we will use the first derivative test or we will use the second derivative test. तो second derivative test काफी आसान रहता है। तो second derivative test का यूज करेंगे। डेरिवेटिव का फर्दर डेरिवेटिव निकाला y डबल डैश विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 6x और इसका डेरिवेटिव बना 12, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स 0। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? According to second derivative test, we have to check the sign of the second derivative at x equal to 1 or x equal to 3. So let's see, y double dash when x is equal to 1. तो x को 1 रखा तो ये बन गया 6 minus 12 which is less than 0. So it means x equal to 1 is the point of local maximum. So that is option A. Now question number 11 is, if y is equals to secant x raised to power x, then dy by dx is equals to, अब क्लियरली नजर आ रहा है ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है दैट इज वेरिएबल रेज्ड टू द पावर वेरिएबल। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड इज टेकिंग log on both sides. So we will get log y equals to log of secant x whole power x. Now using the properties of log, we know that log of a raised to power b is equals to b into log a. तो पावर आ जाएगी आगे। Now this is product of two functions. इसका डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 by y, यूजिंग चेन रूल y का डेरिवेटिव dy by dx. This is equals to, now first function as it is, log of secant x का डेरिवेटिव 1 upon secant x and using chain rule secant का डेरिवेटिव secant x into tan x plus, now second function as it is, derivative of first which is 1, but हमें चाहिए सिर्फ dy by dx। तो dy by dx के लिए ये 1 by y क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ y which is basically secant x raised to power x। अब जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज secant x से secant x कैंसिल आउट हुआ। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो दिस मैचेस विद द ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 is कहता है the difference between the maximum and minimum value of this determinant is। अब देखो इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए we need to evaluate this determinant, और जैसे ही हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे along रो 1 तो ये बनेगा हमारे पास 1 इंटू इसको कंटेन करती हुई रो एंड कॉलम छोड़ा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 minus this into this, next minus 1 into इस एलिमेंट को कंटेन करती हुई रो एंड कॉलम को अगर छोड़ेंगे तो we will get 2 into 1
माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 एंड नेक्स्ट प्लस 1 इंटू, इसको कंटेन करते हुए रो कॉलम छोड़ा तो बचा 2 इंटू 3 विच इज 6 माइनस दिस एंट्री इंटू दिस एंट्री विच इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 2 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इट मीन्स अगर मेरे को इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस एक्सप्रेशन के इक्वल कर दिया, तो मतलब मेरे को इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अगर आप ध्यान दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व्ड है, बहुत इजीली हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे अगर हम इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दे। तो क्लियरली नजर आ रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं साइन 2 थीटा के रिजल्ट में विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फॉर दैट वी नीड टू 2 से करा मल्टीप्लाई एंड 2 से कर दिया डिवाइड, तो ये बन गया हमारे पास 2 माइनस 1/2 इंटू ये एक्सप्रेशन बन गया साइन 2x। एंड वी नो फॉर एनी एंगल x साइन विल कवर इट वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। नाउ वी नीड टू जनरेट दिस एक्सप्रेशन। तो साइन 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1/2। बट ध्यान से साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 -1/2 इंटू साइन 2x एंड -1/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया -1/2। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अब फाइनली हमें इस एक्सप्रेशन में 2 ऐड करना है, तो थ्रू आउट 2 ऐड करा, तो इसमें भी 2 ऐड करा, इसमें भी 2 ऐड करा और इसमें भी 2 ऐड करा, तो ये बन गया हमारे पास 5/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड इसको सिंप्लीफाई करा तो ये बन जाएगा 3/2। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही हैं 3/2 से लेके 5/2 तक। तो क्लियरली नजर आ गया मिनिमम वैल्यू इज 3/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 5/2। हमसे पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम 5/2 माइनस 3/2, डिफरेंस टर्न्स आउट टू बी 1 which is option A. Now case study 1 is कहता a window is in form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of window is 20 meters. कहता consider length of rectangular opening as x meter and breadth equal to y meter. Answer the following questions by using the above information. रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। अब x और y में रिलेशन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन दैट टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 20 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 20 meters and we can easily write the perimeter, that is this side which is x plus this side which is y as well as this side of the rectangular opening, y plus x, that is x plus 2y, and of course this semicircular arc। ये लेंथ कैसे फाइंड करें? हमें पता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, बट सबसे पहले रेडियस पता होना चाहिए। अब इस सेमी सर्कुलर ओपनिंग का डायमीटर दैट इज सेम एज x, तो रेडियस जो होगा दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, हमें सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर चाहिए दैट इज πr, तो प्लस पाई इंटू रेडियस विच इज x/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20। बट अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो, इन ईच एंड एवरी ऑप्शन y इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x। यहां से भी अगर हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज ऑप्शन सी।
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी 1 इज, कहता है एरिया फंक्शन ऑफ होल विंडो इज इक्वल टू। अब अगर आप ऑप्शंस भी ध्यान से देखो, सारी ऑप्शंस में आंसर जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। तो एरिया फंक्शन सबसे पहले देखते हैं होगा क्या, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स इंटू वाई प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर ओपनिंग, वी नो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग क्या होगी, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और रेडियस कितना है, दैट इज ये है डायामीटर, तो इसका हाफ एक्स बाई 2। अब अगर आप ध्यान दो, ये एरिया फंक्शन आ तो गया, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, बट हमें आंसर चाहिए ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो जैसे हम y की वैल्यू प्लेस करेंगे यहां से, दैट इज x इंटू वाई की वैल्यू 40 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई 4, एंड ऑफ कोर्स प्लस ये सिंप्लीफाई करके बन जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। अब जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा विद ऑप्शन बी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी इज, कहता है द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट फॉर विच एरिया ऑफ होल विंडो शुड बी मैक्सिमम। कहता हमें रेडियस फाइंड करना है एट द इंस्टेंट वेयर एरिया ऑफ दिस विंडो इज मैक्सिमम। तो इस एरिया फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वी नीड टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से मिलेंगे, जहां डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए। तो एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव a डैश x विल बी इक्वल टू न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव बिकॉज डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट विच इज 1/8 एज इट इज, 80x का डेरिवेटिव आ जाएगा 80 माइनस इस पूरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू एक्स, और साथ में ये कांस्टेंट 5 प्लस 4 एज इट इज। अब क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, नॉट डिफाइंड का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिलेगा, जहां a डैश एक्स हो जाए 0। तो ये पूरी क्वांटिटी को जैसे ही हम 0 रखेंगे तो वी विल गेट 1/8 इंटू 80 माइनस 2 टाइम्स 5 प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया हुआ 0। अब यहां से x कैसे आएगा, 80 की साइड करेंगे चेंज, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 40/5 प्लस 4। और क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास, अब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, फॉर दैट हमें फाइंड करना पड़ेगा f डबल डैश x, और वी कैन से a डबल डैश x। यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन चेक वेदर दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। बट अगर आप क्वेश्चन में ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो तो चारों ऑप्शंस में हमें वैल्यूज गिवन है, नन ऑफ दीज तो कहीं भी नहीं है, और क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो ऑफ कोर्स इसी पॉइंट पे ही हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया फंक्शन मिल जाएगी। तो इट मींस x की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू मिली, हमें फाइंड करना था रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, एंड रेडियस क्या है, डायामीटर इज सेम एज x, तो रेडियस होगा x बाई 2। तो रेडियस विल बी x बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 20/5 प्लस 4 विच इज ऑप्शन डी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी इज, कहता है एरिया ऑफ होल विंडो इज। अब देखो एरिया फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज 80x माइनस पाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 8, एंड हमने वो क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड करा इन द लास्ट क्वेश्चन जहां पे एरिया फंक्शन हो जाए मैक्सिमाइज, एंड दैट इज x इज इक्वल टू 40/5 प्लस 4। तो जैसे ही x की वैल्यू 40/5 प्लस 4 यहां फिल करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 200/5 प्लस 4 मीटर स्क्वायर, एंड विच मैचेस विद ऑप्शन ए।
नाउ पासिंग ऑन टू केस स्टडी 2, दैट इज कहता an air show was conducted at Red Fort on 15th August 2021. कहता the pilot of fighter plane observed that he was flying the plane along the curve which is given. कहता answer the following questions using above information. Now the first question of this case study is domain of this given function is. तो domain क्या होती है? वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए इस फंक्शन का आंसर भी एक रियल नंबर आ जाए. अब अगर आप ध्यान दो, अगर मैं x की जगह कुछ भी रियल रखूंगा तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज अ रियल नंबर. डिनोमिनेटर में भी अगर मैं x को रियल रखता हूं तो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी एनी रियल नंबर. तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, गड़बड़ कहां पे होगी? जहां डिनोमिनेटर हो जाए 0. और डिनोमिनेटर 0 कहां होगा? क्लियरली नजर आ रहा है, दैट इज एट x इक्वल टू 3/2. तो इसका मतलब x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर वन नंबर दैट इज 3/2. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल्स एक्सेप्ट 3/2, which is option B. Now the second question of this case study is कहता the pre-image of element 3 is. Pre-image का मतलब we need to find f of which number is equals to 3. तो अगर मेरे को x फाइंड करना है तो हमें यूज किसका करना है? इस फंक्शन का. f of x की जगह पे रख दिया 2x minus 1 upon 2x minus 3. This is equals to 3. अब जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो we will get the value of x as 2, which is option A. Now the third question of this case study is that the limit of this function f of x as x approaching to 2 is equal to. तो जब भी किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो सबसे पहला स्टेप होता है we need to check the form of the function. तो x की जगह जैसे ही हमने 2 रखा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, क्लियरली नजर आ रहा है न्यूमरेटर बन जाएगा 3 एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा 1. तो इनफैक्ट ये 0/0 फॉर्म तो आई ही नहीं, तो सीधा हम आंसर लिख सकते हैं दैट इज जैसे ही x को 2 पुट करा तो आंसर आया 3/1 विच इज 3. The limit of this function when x is approaching to 2 is 3, which is option D. Now the fourth question of this case study is the range of function f of x is equals to. Clearly नजर आ रहा है this given function is a rational function क्योंकि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल. तो रैशनल फंक्शन की रेंज फाइंड करने का जो मेथड है दैट इज राइट x in terms of y. For that, we will replace f of x by y. This is equals to 2x minus 1 upon 2x minus 3. x in terms of y लिखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन करेंगे we will get 2xy minus 3y equals to 2x minus 1. x वाली टर्म्स एक साइड लेके जाएंगे तो x in terms of y आ जाएगा हमारे पास x will be equals to 3y minus 1 upon 2y minus 2. अब ध्यान से रेंज फाइंड करने का मतलब we need to find the corresponding values of y. x के corresponding जो जो y की वैल्यूज आएंगी all those will be the range. तो अब x के बारे में हमें पता है that is from the domain. इसी केस स्टडी में सबसे पहला क्वेश्चन जो था डोमेन थी सेट ऑफ ऑल रियल्स एक्सेप्ट 3/2. इसका मतलब x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर 1. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड एक रियल नंबर है और अगर आप ध्यान दो बीच में इक्वालिटी भी है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स एक रियल नंबर. अब सोचो y को आप कौन से रियल नंबर रख सकते हो जिससे ये पूरे फंक्शन की वैल्यू भी एक रियल आ जाए? तो क्लियरली नजर आ रहा है y को हम कुछ भी रियल रख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर
जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अब डिनोमिनेटर 0 कहां पे हो रहा है? दैट इज एट y इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब y कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर 1। तो ये आ गई जी फाइनली द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विच इज ऑप्शन सी। विथ दिस discussion of paper 1 is over. Now we will start with the discussion of paper 2. Now question 1 of paper 2 is, if 3 times matrix x minus 2 times matrix y is equal to this, and another equation involving matrix x and matrix y is also given, कहता then write the sum of all elements of this matrix. अब देखो क्लियरली नजर आता है, ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का सम अगर फाइंड करना है तो हमें मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई पता होने चाहिए। तो यूजिंग द गिवन कंडीशंस दैट 3 टाइम्स मैट्रिक्स एक्स माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स वाई इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ऑल्सो मैट्रिक्स एक्स प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स वाई इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 दैट इज 3 6 0 minus 1. One of the ways we can solve these two equations simultaneously to get matrix X and matrix Y. But ध्यान से, observation always play an important role. Observation क्या थी? We need 2 times matrix X minus 5 times matrix Y. अब अगर मैं इन दोनों equations को subtract कर दूं तो we will directly get 3x minus matrix x is 2 times matrix x minus 2y minus 3y that is minus 5 times matrix y. तो ये required expression ही generate हो गया हमारे पास। तो इन दोनों matrices को subtract करना है, मतलब corresponding elements को subtract करना है। तो 5 minus 3 we will get 2, 2 minus 6 we will get minus 4, 0 minus 0 is 0, 9 minus 1 that is 10। तो ये आ गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, इसके सारी एंट्रीज का सम हमें फाइंड करना है। तो दैट इज 12 minus 4 which is 8. तो फाइनली वी विल राइट द आंसर एज 0 8. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 इज, कहता है इफ कर्व दिस हैज अ टर्निंग पॉइंट एट 2,3 देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखने के लिए वी नीड ए एंड बी, दो अननोन्स, वी नीड 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन बहुत सिंपल, दैट इज कर्व हैज टर्निंग पॉइंट एट 2,3। तो सबसे पहली कंडीशन, ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो y की जगह रखा 3, x की जगह रखा 2, तो वी विल गेट 4 minus 2a plus b upon 2 minus 3 that is minus 1. सिंप्लीफाई करा, here we will get minus 3, 4 shift करा तो we will get minus 2a plus b is equals to minus 7. We got first condition in terms of a and b. Now the condition is how to get one another condition involving a and b. तो अब अगर आप ध्यान दो, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कर्व दिस हैज अ टर्निंग पॉइंट एट 2,3। अगर 2,3 पे टर्निंग पॉइंट है तो इट मींस जो टेंजेंट बनेगी 2,3 पे दैट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव dy by dx। हियर वी हैव टू अप्लाई क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 2x माइनस a एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, derivative of denominator which is 1, and we know टर्निंग पॉइंट है at 2,3, तो मतलब 2,3 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी 0। तो dy by dx that is slope of tangent must be 0
at 2,3. तो x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 3. 2 minus 3 is -1. x की जगह 2 रखा, 4 minus a minus 4 minus 2a plus b whole divided by x minus 3 का whole square. x की जगह 2 रखा तो we will get -1 minus 1 का square that is 1. And of course अब अगर आप ध्यान दो 4 minus 2a plus b, 4 minus 2a plus b इसकी वैल्यू थी -3. जैसे इसकी वैल्यू -3 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ a. ये बना +3 -4 दैट इज -1. तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1. And by substituting the value of a in this expression, we will get the value of b as -5. तो जैसे ही a and b की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will get the final answer as 5. We will write as 0, 5. Now passing on to 23rd question, that is, if area of triangle is 45 square units with vertices 4, -8, 6, 5 and k, 6, then write the value of 13 by 10 times sum of all possible values of k. तो देखो अगर मेरे को k की सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, देन आई मस्ट नीड टू सेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k. अब वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k कैसे सेट करें? वी आर गिवन दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन is 45 square units, and we can find area of triangle with the help of determinant, that is half of determinant of vertex के coordinates 4, -8. So we will write 4 -8 1. 6, 5. So we will write 6, 5 1. k, 6. So we will write k, 6 and 1. अब ध्यान से area of triangle is always positive. So we will consider इस determinant का mod, and this is equals to 45 square units. अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो we will get the values of k. सिंप्लीफाई करने के लिए नजर आ रहा है ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 90. अब जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करोगे, जो आपको इवेल्युएट करना आता है, we will get mod of 80 minus 13k. And this is equals to 90. अब जैसे ही मॉड हटाएंगे तो we will get प्लस माइनस 90. तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव. अब यहां से k की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. 80 की साइड चेंज करेंगे तो we will get the value of k as -10/13. एंड यहां से 80 की साइड चेंज करी -170. माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो we will get the value of k as 170/13. and sum of these two possible values of k clearly नजर आ रहा है, that is 160/13. जैसे यहां वैल्यू पुट करेंगे 13/10 into 160/13. 13 से 13 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली आंसर आ गया 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज, कहता if two positive numbers x and y such that their sum is 12 and this is maximum, then write the difference between them. तो given conditions हैं, two positive numbers means x and y both are greater than 0 such that their sum means x plus y is equals to 12. and also कहता ये जो एक्सप्रेशन है, दिस मस्ट बी मैक्सिमम, मीन्स वी हैव टू मैक्सिमाइज x power 7 and y power 5. and of course the target is we have to find the difference between these two numbers. तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए we have to find the values of x and y. of course such that उनका सम 12 भी हो एंड ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम भी हो. अब हमें पता है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दैट इन सिंगल वेरिएबल.
यहाँ x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन, y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस x, तो वी विल प्लेस y एज 12 माइनस x होल पावर 5। ये आ गया सिंगल वेरिएबल में फंक्शन, वी विल नेम दिस एज f ऑफ x। अब अगर मेरे को f ऑफ x को मैक्सिमाइज करना है, वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट से भी पहले फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए। अगर मैं सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दूं, क्लियरली नजर आ रहा है वी विल गेट अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल की डोमेन इज ऑल रियल्स। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से आते हैं? जहां डेरिवेटिव जीरो हो जाए या डेरिवेटिव क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड। तो f डैश x and of course this is product of two functions, so we need to find the derivative using product rule। first function as it is, second का derivative, इसको u मानते हुए u raised to power 5 का derivative 5 into u raised to power 4, u की जगह पे 12 minus x एंड चेन रूल का यूज करते हुए इस u का डेरिवेटिव -1, तो वो माइनस आया यहां, प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 7 इंटू एक्स पावर 6। एंड बेटर रहता है अगर हम f डैश x के फैक्टर्स बना लें तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए क्लियरली नजर आ रहा है यहां से और यहां से x पावर 6 कॉमन एंड इनफैक्ट 12 माइनस x की पावर 4 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद -5, यहां से एक x, ये पूरा कॉमन जा चुका है 7, यहां से एक फैक्टर आ जाएगा 12 माइनस x और x पावर 6 पूरा कॉमन जा चुका है, ये बन गए फैक्टर्स। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट दिस एज -12x प्लस 84। और क्लियरली नजर आ रहा है जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, नॉट डिफाइंड का कोई केस अराइज ही नहीं होता। तो क्रिटिकल पॉइंट जो मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, जहां f डैश x ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाए, जीरो। और जैसे ही जीरो रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स भी क्लियरली नजर आ रहे हैं, इधर दिस फैक्टर इज जीरो तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 0, इधर दिस फैक्टर इज 0 तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 12 और दिस फैक्टर इज 0 तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 7। वी विल गेट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स और क्लियरली नजर आता है यहां से भी x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती बिकॉज x इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये रिजेक्ट। x की वैल्यू अगर 12 हो गई तो x को 12 रखा तो y विल बी 0, y 0 भी नहीं हो सकता, ये भी रिजेक्ट। तो इट मीन्स we are left with only one critical point, that is x equals to 7. Now we have to check whether this is point of local maxima or local minima। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, with the help of second derivative। अब ध्यान से सेकेंड डेरिवेटिव अगर यहां से इवेल्युएट करेंगे तो वो हो जाएगा और भी कॉम्प्लिकेट। तो f डबल डैश x हम फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस स्टेप। अगेन यहां से डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो -5 एज इट इज, x पावर 7 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वो आ जाएगा 4 इंटू 12 माइनस एक्स की पावर 3 एंड यूजिंग चेन रूल इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव -1 प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज, x पावर 7 का डेरिवेटिव 7 इंटू एक्स पावर 6। नाउ नेक्स्ट इस पूरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 7 एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 12 माइनस एक्स पावर 5, एक्स पावर 6 का डेरिवेटिव 6 एक्स पावर 5 एंड प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 5 इंटू 12 माइनस एक्स की पावर 4 एंड यूजिंग चेन रूल इसका डेरिवेटिव वो आ जाएगा -1। हमें चेक करना था x इक्वल टू 7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। कैसे चेक करेंगे,
वी विल फाइंड f डबल डैश ऑफ 7, मतलब x की जगह जैसे ही 7 रखेंगे क्लियरली नजर आ जाएगा ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, लेस देन 0 आ जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 7 इज डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे ही हमें मिल जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू 7 पे हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर x 7 है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, y टर्न्स आउट टू बी 5। तो x 7 y 5, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आया दैट इज 2। तो फाइनली वी विल राइट द आंसर एज 0 2। नाउ 25th क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, कहता लेट रिलेशन R इन द सेट A गिवन बाय रिलेशन R is a set of all ordered pairs A comma B such that mod of A minus B is multiple of 4. Then write the number of elements in the equivalence class of 3. अब equivalence class of 3 का मतलब, equivalence class of 3 का मतलब है set of all those elements X. कैसे X? X is related with 3. वो सारे एलिमेंट्स x चाहिए जो 3 से रिलेट होंगे, एंड ऑफ कोर्स ये एलिमेंट्स x आएंगे कहां से, साथ में वो भी मेंशन करना पड़ेगा, x डेफिनेटली बिलोंग्स टू सेट A। तो सर्च करने के लिए x रिलेटेड विद 3 मींस A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब A इज रिलेटेड विद B, इट मींस मॉड ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। Here x is related with 3, it means mod of x minus 3 is multiple of 4. तो अब हम यहां से x हमें चाहिए, यहां से x की वैल्यूज 1 by 1 पिक करते जाएंगे। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो mod of 1 minus 3 which is 2 is multiple of 4 which is not true. Next x की जगह रखा 2, 2 minus 3 का mod which is 1 is multiple of 4 which is again not true. जैसे ही मैंने x को 3 रखा तो 3 minus 3 0, 0 is multiple of 4 which is true. So it means first x की वैल्यू आ गई 3, एंड बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस फिर x की वैल्यू यहां से पिक करते जाएंगे 4 5 6 7 8, जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे ही मैं x की जगह रखूंगा 7 तो 7 minus 3 which becomes 4 is multiple of 4 which is true. फिर नेक्स्ट x की और वैल्यूज रखते जाओ 8 9 10, 10 रखा तो बन गया 7, mod of 7 is multiple of 4 which is not true. फिर रखा 11, 11 minus 3 is 8 which is definitely a multiple of 4, तो x की वैल्यू आ गई 11, क्लियरली नजर आ रहा है 4 4 के गैप के बाद आएगी, नेक्स्ट आ जाएगी 15, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगी 19, इसके बाद आगे जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इट मींस x की वैल्यू 19 से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो हमें पूछा गया था राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5, so we will write the final answer as 0 5. Now passing on to next question, that is कहते write the value of a for which this function is continuous at x equals to 0. देखो continuity at a point की बात हो गई, तो concept here is function continuous कब होगा at a point, when limit of the function when x is approaching to 0 is same as value of the function at x equals to 0, मतलब लिमिट मस्ट बी सेम एज वैल्यू। अब अगर आप ध्यान दो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज a, तो मींस f ऑफ 0 इज a, और हमसे a की वैल्यू ही तो पूछी थी, तो इट मींस a की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम फंक्शन की लिमिट इवेलुएट कर लें एज x अप्रोचिंग टू 0। फॉर दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है मींस f ऑफ x इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी 1 माइनस कॉस 4x
होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट दिस लिमिट, सबसे पहला स्टेप होता है वी हैव टू चेक द फॉर्म। x को 0 रखा, डिनोमिनेटर 0, x को 0 रखेंगे तो न्यूमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0/0 फॉर्म। इन सच केस अगर आप ध्यान दो, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर्ड क्वांटिटी, इस एक्स स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए हम चाहते हैं न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी जनरेट हो जाए। अब आप ध्यान दो, न्यूमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैं चाहता हूं स्क्वायर्ड क्वांटिटी आ जाए, तो वी नो 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. Using the result, this can be written as 2 sin square इस एंगल का हाफ, that is 2x. अब 2 कांस्टेंट, लिमिट से बाहर, तो न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी, वी कैन राइट दिस एज sin 2x by x का होल स्क्वायर। एंड इनफैक्ट लिमिट चली जाएगी स्क्वायर फंक्शन के अंदर, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट नजर आ रहा है, बट लगाने के लिए जो क्वांटिटी यहां पे वही डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए, तो 2 से करा डिवाइड एंड साथ में ही 2 से करा मल्टीप्लाई। क्लियरली नजर आ रहा है साइन y अपॉन y, बट यहां भी y होना चाहिए, तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, इसकी लिमिट आ गई 1, तो बचा 2, इसका स्क्वायर विच इज 4, तो 4 into 2 आंसर आया 8, तो इट मींस वैल्यू ऑफ a इज 8, तो वी विल राइट द फाइनल आंसर एज 08। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता let f of x is this, then write the value of 24 times f dash 0. तो मीन सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। फॉर दैट वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फर्स्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x will be equals to, अब अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को u मान लूं, रूट u का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू रूट u की जगह x-8 अपॉन x-2, एंड यूजिंग चेन रूल इस u का डेरिवेटिव, इस u का डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल की हेल्प से फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव 1, f डैश x तो आ गया। अब हमें फाइंड करना है f डैश 0, तो x की जगह 0 रखा, यहां भी x की जगह 0 रखेंगे, वी विल गेट 1/2, 0 रखा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 8/2 इज 4, रूट 4 इज 2, x की जगह हम रखेंगे 0, ये बन जाएगा 4, 0 रखा तो बचा -2, 0 रखा तो बचा +8, एंड जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 1/4 इंटू 4 1/16, और न्यूमिनेटर में आ गया हमारे पास 6, एंड वी नीड टू फाइंड 24 टाइम्स f डैश 0, तो 24 से करा मल्टीप्लाई, एंड जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 09। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज, कहता द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन determined by the system of linear constraints are given. These are the corner points of the feasible region. Let objective function z equals to px plus qy, where p and q both greater than 0. If maximum value of z is 105 occur at both the points this and this, then write the value of p square plus q square. In order to write the value of p square plus q square, we need to find the values of p and q. For that, दो unknowns, दो conditions हमें चाहिए, और वो clearly condition question में mentioned है। Objective function की maximum value occur at these 2 points. Means if I write x as 15, y as 15,
we will get the maximum value of the objective function, which is 105. Also, maximum value of this objective function, that is 105, occur at this point. तो x की जगह 19 पुट करा, y की जगह 12 पुट करा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 105. अब क्लियरली नजर आ रहा है हमारे पास आ गई दो लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग p एंड q. जैसे ही मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p एज 4 एंड वैल्यू ऑफ q एज 3. तो जैसे ही p की वैल्यू पुट करी, q की वैल्यू पुट करी, वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 25. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज, कहते राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल्स. अब फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल्स कब होगा? व्हेन डेरिवेटिव of this function is greater than equals to 0 for all x belongs to reals. We need f dash x. तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं. f dash x will be equals to cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x and of course ये 4 as it is. 2ax का डेरिवेटिव is 2a and of course कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. डेरिवेटिव तो आ गया. अब हम चाहते हैं कि ये f डैश x जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल्स. फॉर दैट हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये f डैश x जो है ये कौन सी वैल्यूज कवर कर रहा है. ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा f डैश x कौन सी वैल्यूज कवर कर रहा है. वी नो sin x विल कवर वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1 फॉर एनी x. sin x विल कवर वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1. f डैश x तक पहुंचने के लिए sin x के साथ हमें चाहिए -4. -4 से कर देंगे मल्टीप्लाई. ऑफकोर्स नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. अब अगला स्टेप लिखने से पहले हम हमेशा इनइक्वालिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख के चलेंगे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए -4 लेस देन इक्वल्स टू -4 sin x लेस देन इक्वल्स टू 4. क्लियर? f डैश x तक पहुंचने के लिए ये तो देख लिया -4 sin x कौन सी वैल्यूज कवर कर रहा है. साथ में चाहिए +2a, तो 2a ऐड करा तो -4 + 2a लेस देन इक्वल्स टू -4 sin x + 2a लेस देन इक्वल्स टू 4 + 2a एंड दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट f डैश x. और हम चाहते हैं f डैश x हमेशा ही कैसा रहे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. तो हम चाहते हैं ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये 0 से बड़ी रहे. ऑफ कोर्स 0 या 0 से बड़ी. तो इट मींस जो सबसे छोटी वैल्यू है ये डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी. ओनली देन ऑल दीज वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इट मींस ये जो सबसे छोटा नंबर है -4 + 2a ये या तो 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए. ओनली देन ऑल दीज वैल्यूज ऑफ f डैश x विल गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां से जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे 4 ऐड करा ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 4. 2 से डिवाइड करा तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसका मतलब a की वैल्यूज 2 या 2 से बड़ी कोई भी रियल हो सकती है, बट हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ a. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 2. तो फाइनली वी विल राइट द आंसर एज 0, 2. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 इज, कहता है इफ integration of this function is equals to this where c is the integration constant, then write the value of a square plus b square. तो a एंड b की वैल्यूज मिल जाएंगी अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके एग्जैक्टली सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें.
फॉर दैट क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज अ रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए मेथड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो कंसीडर 3x minus 1 upon x plus 1 into x plus 2। तो रैशनल फंक्शन इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओनली देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सिंप्लीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड पे लिया एलसीएम, डिनोमिनेटर में आएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, न्यूमिनेटर बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में ऑफकोर्स इन्हीं दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो सिंप्लीफाई करके वी विल गेट दिस कंडीशन। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वी विल गेट ax प्लस bx, x कॉमन वी विल गेट a प्लस b इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट आ जाएगा 2a प्लस b, एंड ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे है 3x माइनस 1। अब अगर आप ध्यान दो लेफ्ट हैंड साइड पे भी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, राइट हैंड साइड पे भी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, एंड इन फैक्ट these two polynomials are equal. So using the concept of equality of two polynomials, that is their corresponding coefficients are equal, means x का coefficient a plus b which is equals to 3, constant term 2a plus b which is equals to, from here constant is minus 1। अब जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे क्लियरली नजर आ रहा है जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज -4। अब a की वैल्यू -4 आ गई तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एज -4 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज 7। तो a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू आ गई 7। अब ध्यान से हमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी, एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ टू सिंपलर फंक्शंस। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड ऑफ कोर्स अब आप जब इनकी इंटीग्रेशन करोगे ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -4, b की वैल्यू आ जाएगी 7, a4 तो इसका स्क्वायर 16, b7 तो इसका स्क्वायर 49, फाइनली आंसर आ गया 65। एंड विद दिस डिस्कशन ऑफ टेस्ट 18 इज ओवर एंड आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। आपने बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन ऑब्जर्व करा होगा, हमने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा एंड the number of steps we write to solve each and every question। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी, do like this video and share this video with your friends।